मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद ही मेरी और अजीत की शादी हो गई और अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। अजीत और अजीत की पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमारी ज़िंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, पर तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं, तुमने वह खुशी हमें आज तक नहीं दी। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम और अजीत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। उनके लाख समझाने पर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा, डॉक्टर के पास क्या जाना। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे करके 7 से 8 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चों की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थीं। एक दिन मेरी सास ने अजीत को दूसरी शादी के लिए समझाया और कहा कि वो मरने से पहले अपने पोतों पोती का मुंह देखना चाहती हैं। यह बात सुनकर मैं सन सी रह गई थी, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है। इसलिए ना चाहते हुए भी अजीत दूसरी शादी जरूर कर लेंगे। पर मैंने देखा, जब अजीत की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी तो अजीत ने दूसरी शादी के लिए साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज़्यादा जोर डाला तो अजीत ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उनका घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए का घर लेकर रहने लगे। मैंने यह सारी बात अपनी माँ को बताई थी कि माँ, अजीत मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल तक मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाई और उनके घर वाले भी उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज किचकिच होती रहती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया, जहाँ पर हम दोनों सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम दोनों में तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। हम पति पत्नी को देखकर ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अजीत का प्यार और उनका मेरे प्रति लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ जिसे अजीत जैसा पति मिला है। पर अचानक ही अजीत के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उनका यह रवैया देखकर मैं सकते में आ गई कि आखिरकार उन्होंने मुझे बच्चों का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दी। उफ, कौन से दिन मुझे याद आ रहे थे। उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ मुंह धोकर सोफे पर जाकर बैठ गई थी। अब मैं पहले जैसी मानसी नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर आसमान। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त कर बैठी हुई थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लाया। हम सब मिलकर खाना खाए और अगले ही दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेला पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई थी। लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा, आपकी माँ माँ नहीं बल्कि डायन है, जिन्होंने आपके साथ यह सब किया और आप बे औलाद रह गई और आपके पति ने आपको तलाक दे दिया। अभी मैं उससे कुछ पूछती कि माँ मेरे कमरे में आ गई और नीलम से कहने लगी, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर उन्हें धो लो। पर उस दिन मैं नीलम की बात सुनकर उलझन में आ गई थी कि आखिरकार यह सब क्या है। नीलम बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों कहती है, क्यों ठहराती है उन्हें दोषी। क्या वो सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वो तो मुझे खुश देखना चाहती है। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब किया है तो वो नीलम को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती। जरूर नीलम के पास मेरी माँ का कोई ना कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके रहूंगी, मगर इससे पहले
कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी माँ यही सब कह रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट का दौरा पड़ा है, बॉल बंद हैं, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैंने ऑपरेशन फॉर्म जल्दी से भरा और पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए पैसे लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोला। बोरी में पैसे पड़े थे और साथ में एक डायरी भी थी। मुझे याद आया कि माँ एक डायरी लिखा करती थी, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती वो डायरी छुपा लिया करती थी। आज मेरी माँ की वह डायरी मेरे हाथ लग गई और मजबूर होकर मैं वो डायरी खोली तो पहले पेज पर ही लिखा था कि प्रद्युमन ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। यह देखकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा में बहुत प्यार था। फिर माँ ने ऐसा क्यों लिखा? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे आगे पन्ने पलटते हुए जैसे ही मैं पढ़ते जा रही थी वो मेरा दहलाने के लिए काफ़ी थे। माँ ने लिखा था कि मेरी शादी प्रद्युमन से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थीं और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे, और दो वक्त की रोटी भी हमें बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वाले मेरी शादी प्रद्युमन से कर दिए, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के बाप भी थे। प्रद्युमन ने पहली रात में ही मुझे मुँह दिखाई में तोहफे के रूप में अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दिया था। बच्ची बहुत ही छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था। मुझे मानसी से नफरत थी, लेकिन पति के खुशी के खातिर मैं उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि प्रद्युमन मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते। कुछ दिन बाद मेरे अंदर भी ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था कि मैं भी माँ बनूं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 10 साल बाद भी जब मैं माँ नहीं बनी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम बांझ हो, तुम कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकती। यह बात सुनकर तो मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा। मेरी जिंदगी एकदम को आ गई थी। लेकिन प्रद्युमन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास तो एक बच्ची है और हमारे लिए यही बहुत है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। प्रद्युमन की इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने मानसी को दिल से अपना लिया और सगी औलाद से बढ़कर प्यार करा और मान देने लगी। गुजरने लगे, यहाँ तक कि मानसी बड़ी हो गई और हम उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन एक दिन प्रद्युमन का एक दोस्त हमारे घर आया। प्रद्युमन वो दोनों गेस्ट रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं चाय लेकर अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, तभी अपना नाम सुनकर रुक गई। प्रद्युमन का दोस्त कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने तुम्हारी बेटी को अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार किया। तो फिर प्रद्युमन ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ है, लेकिन इन सब में मेरे अपने दिमाग ने भी बहुत काम किया है। इस बात पर उनके दोस्त ने पूछा, क्या? तो प्रद्युमन ने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि अगर आरती की अपनी कोई औलाद हुई तो मानसी को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं उसके खाने में ऐसी दवाई मिला करता था जिससे वो माँ ना बन सके, और यूं मैंने आरती से माँ बनने का हक छीन लिया। प्रद्युमन की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मन में आया कि प्रद्युमन को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर मैंने सोचा, जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला कि मानसी ने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है, और इसीलिए उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो।
और मैंने अपने रिश्तेदार में पता करके उसके लिए एक लड़का ढूंढा था जो बहुत शराबी था। पर मानसी ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो प्यार करती थी, और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि मानसी अपने घर में खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। मानसी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। इसलिए जो नौकरानी मानसी के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुला लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए। और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली मानसी के खाने में मिला दिया, जिसे खाकर मानसी कभी भी माँ न बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं भी चाहती थी कि मानसी को भी वही तड़प मिले और उसका पति भी उसे तलाक दे दे। मानसी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति उसके प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता है, उसका साथ देता है और ख्याल करता है। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन अजीत को घर पर बुला लिया और मानसी की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी और उसे बताया कि मानसी ने शादी से पहले कई बार अपना अबॉर्शन करवाया है और वह जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिससे उसे बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब भी यहाँ पर आती है तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं, और इसीलिए वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ करते रहें और उस पर जान छिड़कते रहें। मेरी बात सुनकर अजीत सन्न रह गया था। अजीत ने कहा, पर यह बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो तो आपकी बेटी है। तो मैंने कहा, बेटा भले ही मैं मानसी की माँ हूँ, पर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यह सब तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगी थी और अजीत ने मानसी को तलाक दे दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर ना जाने क्यों यह बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई। भले ही मैं उसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब जब मानसी को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है कि मैंने बहुत गलत किया। एक मर्द की सज़ा मैं उसकी बेटी को क्यों दूँ? जी चाहता था कि मैं मर जाऊँ। मानसी से भी माफ़ी नहीं मांग सकती थी। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी हैं। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से साफ माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी। उन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया और उसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वह डायरी अजीत को दिखाई। अजीत वो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और फिर से मुझे दोबारा अपना लिया था, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करते थे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये भी कहानी पूरी हुई। आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो किसी फरिश्ते से कम नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दुश्मन से कम नहीं होते। ऐसे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना जाना होता ही रहता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये कहानी अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में हमें अच्छी अच्छी बातें लिखें, और ज़रूर लिखें, और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।